दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि किसी पदार्थ की अर्धायु काल कितनी है, 8 घंटे है, एक दिन 24 घंटे पे इसकी सक्रियता कितने गुने कम हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बताया दिया गया है दोस्तों, अर्धायु काल यहाँ पे कितनी बता दी गई है, T1/2 यहाँ पे कितनी बता दी गई है, 8 घंटे बता दी गई है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बता दी गई है, बट यहाँ पे कितना रहेगा, 24 घंटे यहाँ पे बता दी गई है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे अब नहीं है। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, अपने को सक्रियता निकालना है। तो सक्रियता निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सक्रियता को अपन मान लेते हैं n। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, t बराबर T1/2। आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 24 आई हुई है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आई हुई है। तो जब आप इसे भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको जो सक्रियता रही थी ना, सक्रियता में कमी कितनी आ रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे सक्रियता में कमी। ठीक है, जो आपकी सक्रियता में कमी आई है ना, इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जो एन आई है ना, तो 2n रहेगा सक्रियता में कमी। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। 8 गुना यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो यहाँ पे n माना था ना, ये क्या है, अर्धायु की संख्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो n है ना, अर्ध आयु की संख्या है, अर्ध आयु की संख्या। यहाँ पे मैंने अर्ध आयु की संख्या माना है। और जबकि सक्रियता में कमी रहेगी ना, सक्रियता में कमी को अपन 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, और n की वैल्यू यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे समय का मात्रक कौन कौन से नहीं है, प्रकाश से दूरी का मात्रक है, और पार से एक भी दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति जो होती है, आपको ये बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, बंदूक से अधिक होती है, जो बुलेट की गति जो होती है ना, बंदूक से अधिक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक प्रगामी तरंग का समीकरण क्या है, y बराबर 0.004 साइन 50πt-2πx है। तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने एक समीकरण को पढ़ा होगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाले फॉर्मूले को पढ़े होगा, बस यहाँ पे इसी का यूज है। ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे, ओमेगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है। तो जो आपकी आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति एफ बराबर क्या हो जाती है, ओमेगा अपन 2 पाई होती है। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा क्या है। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओमेगा यहाँ पे क्या है, तो ओमेगा यहाँ पे दोस्तों है ओमेगा टी। और सबसे पहले आपको ये वाली जो समीकरण है ना, इसकी और इसकी तुलना कर देने हैं। तो यहाँ पे ओमेगा टी बराबर कितना आ जाएगा, 50πt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी कट गए, यहाँ से टी कट गए, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 50 पाई आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे 2 पाई पहले से ही था, तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 हर्ट्ज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आवृत्ति कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25 हर्ट्ज। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई कितनी है, 2 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर है। यदि इस पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो तार पर कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा, आपको ये बताना है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो बस आपको यहाँ पे यही लिखना है। तो यहाँ पे फोर्स कितना उत्पन्न होता है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। फोर्स यहाँ पे लगता है 100 न्यूटन का, तो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 10 की पावर -6, ये है यहाँ पे क्षेत्रफल। तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोलक की गति को सरल लोलक की गति कब माना जाएगा? तो एक लोलक की गति को सरल लोलक की गति कब माना जाएगा, आप मुझे ये बताइए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा छोटे कोणीय विस्थापन के लिए माना जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक लोलक की गति को सरल लोलक की गति तब माना जाता है जब छोटा कोणीय विस्थापन हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य कितना है? 0.5 मीटर है। तो तरंग की चाल कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों? तरंग की चाल निकालना है ना। तो तरंग की चाल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो आवृत्ति आई है, आवृत्ति और आपका जो तरंग दैर्ध्य है, इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आवृत्ति यहाँ पे कितनी है? 50 मीटर है और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कितनी है? 0.5 है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का परिवर्तुतांक कितना होता है दोस्तों? किसी धातु का परिवर्तुतांक जो होता है ना, इनफाइनाइट होता है और हवा का परिवर्तुतांक यहाँ पे 1 होता है। आपको इसे याद रखना पड़ेगा। किसी धातु का परिवर्तुतांक कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हवा पूछता है तो हवा के लिए यहाँ पे 1 रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो कितनी होती है दोस्तों? E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होती है। तो कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम किस पर निर्धारित है? यहाँ पे क्या बोला है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तार का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग ये बताइए, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल ए, एक सेकंड, अपान ए होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। पी क्या है? प्रतिरोधकता है। और एल क्या है? लेंथ है। अब यहाँ पे क्या बोला है? लेंथ दुगनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे हम लेंथ दुगनी करेंगे तो अ, तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रफल यहाँ पे आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ दोस्तों, नया प्रतिरोध क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लेंथ को दुगना कर रहा हूँ। आर डेस बराबर यहाँ पे क्या होगा? रो, और लेंथ को यहाँ पे मैंने दुगना कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा ना, ये आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पी 4 L/A आ जाएगा। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इस पे और इस पे क्या समानता दिख रही है? यहाँ पे 4 की समानता दिख रही है ना, यानी कि जो आपका नया प्रतिरोध रहेगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लेंथ कितनी थी, आप मुझे ये बताइए। यहाँ पे पहले कितना प्रतिरोध था? 10 ओम था। तो इसका जब 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 ओम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब लेंथ बढ़ाते हैं तो आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहता है ना, यानी कि जो एरिया रहता है, ये आधा हो जाता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे नया प्रतिरोध पता चल जाता है। ठीक है, आप सभी लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फोटो डायोड का यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? फोटो डायोड का यूज यहाँ पे प्रकाश संसूचक के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में पाषाण श्रेणी किससे संबंधित होती है? हाइड्रोजन में जो पाषाण श्रेणी होती है ना, उच्च ऊर्जा स्रोत एन बराबर तीसरे स्तर से रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पाषाण श्रेणी किससे रिलेटेड होती है? एन बराबर 3 से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? बोहर के परमाणु मॉडल की क्वांटीकरण का शर्त क्या है, आपको ये बताना है। बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है उसमें क्वांटीकरण की शर्त क्या होती है, आपको ये बताना है। तो उसकी शर्त यही होता है दोस्तों, एम वी आर बराबर NH/2 पाई होते हैं। तो बस आपको यही फॉर्मूले पे देखना है। तो कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये बोहर मॉडल की क्वांटीकरण की शर्त होती है, तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर पे कौन कौन से दर्पण प्रयुक्त होते हैं? अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, फोकस दूरी का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे f कितनी है, f की दूरी यहाँ पे बता दी गई है, 30 बता दी गई है। तो 30 को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मीटर पे 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने मीटर पे कन्वर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे पी करना है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस पर भाग देंगे तो 3.33 यहाँ पे डायोप्टर, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, P बराबर 1/f। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी तापमान के ऊपर क्या होता है, क्यूरी तापमान के ऊपर जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ठीक है, क्यूरी तापमान के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व गुण का मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व गुण बराबर क्या होता है दोस्तों, जड़त्व गुण I बराबर क्या होता है, mr²। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या रहेगा दोस्तों, kg मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका मात्रक रहेगा। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, जड़त्व गुण बराबर क्या होता है, I बराबर mr² यहाँ पे होता है। आप सभी लोग इसे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, पारे का यहाँ पे घनत्व बता दिए गए इतने हैं। ठीक है, बैरोमीटर स्तंभ पर 76 सेंटीमीटर है, तो वायुमंडलीय दाब कितना होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्या अपने को निकालना है, वायुमंडलीय दाब निकालना है। तो दाब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एच रो जे। ठीक है, इसे आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे 0.76 है ना, यहाँ पे क्या है 76 सेंटीमीटर है, तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.76 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.76 मीटर। ठीक है, इस पर रो की वैल्यू कितनी है, 13,600, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13,600। और जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो मैंने ये कर दिया। तो जब आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, इसका वेग दोगुना कर दिया जाता है, तो संवेग में कितनी वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक संवेग निकलते हैं। ठीक है, P बराबर क्या होता है, mv होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रारंभिक संवेग P1 बराबर क्या होगा, m इंटू v। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, और v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सॉरी, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, और v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 × 5 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। प्रारंभिक यहाँ पे प्रारंभिक समय कितना आ गया, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। इसी तरह से नया संवेग यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, जहाँ पे आपका नया संवेग कितना आ जाएगा, आपका जो नया संवेग आया ना P1 कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे नया संवेग आ गया। इसी तरह से आपको P2 भी निकालना पड़ेगा। जब P2 आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, P2 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। और यहाँ पे वेग कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वेग यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10। तो जब आप यहाँ पे 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो संवेग में वृद्धि हुई ना, आपको इसे घटा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वेग को दुगना कर देते हैं, यानी कि पहले कितना था, 5 था, तो इसे 10 कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने 10 लिखा है। अब आपको यहाँ पे जो संवेग में वृद्धि हुई ना, संवेग में वृद्धि, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वृद्धि कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 माइनस 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, आपको ये बताना है।
ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे आर मैक्स की वैल्यू कितनी बता दी गई है? यहाँ पे क्षैतिज दूरी कितनी बता दी गई है दोस्तों? 100 मीटर बता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 मीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे परास कितना है दोस्तों? यहाँ पे परास का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे परास का सूत्र होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा साइन टू थीटा अपान जी होता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को अधिकतम परास प्राप्त करना है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितने लिखना पड़ेगा? थीटा की वैल्यू यहाँ पे अपने को अधिकतम परास के लिए 45 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 45 कर दिया। तो यहाँ पे 45 जब यहाँ पे करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 है, तो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। और यहाँ पे मैंने 45 का कोण लिया है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो 90 को मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यू स्क्वायर और यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, अब मेरे को अपने को क्या निकालना है? यू स्क्वायर निकालना है। तो यू स्क्वायर अपने को क्या निकालना पड़ेगा? जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। तो 100 इंटू 9.8, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई दोस्तों? यू स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू मैं निकाल दिया 980। यहाँ पे मैंने यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। आप सभी लोग इसे देखते रहिएगा। यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालना है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? हाइट मैक्सिमम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। ये मैक्सिमम हाइट के लिए होता है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है? साइन जो आपका थीटा होता है ना, 90 डिग्री लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जब आप 90 डिग्री लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 90 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा एच मैक्स पे। एच मैक्स कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 980 बताई थी। तो मैंने यहाँ पे 980 कर दिया। और यहाँ पे 2g है ना, तो 2 इंटू 9.8 ये आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दशमलव हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 50। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपकी जो हाइट रहेगी ना, 50 मीटर यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन के लिए कितने सारे फॉर्मूला का यहाँ पे यूज हुआ है। इस वजह से मैंने आपको बोला, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता की इकाई क्या होती है? सर यहाँ पे मोलरता की इकाई क्या होती है आपको ये बताना है। तो मोलरता की इकाई क्या होती है दोस्तों? मोल प्रति केजी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति केजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? एक तत्व 1.5 मोल और दूसरे तत्व 2.5 मोल मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, तो इसका सरंतम सूत्र क्या होगा? आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं दोस्तों? आपको यहाँ पे मोलर अनुपात निकालना पड़ता है। मोलर अनुपात आप यहाँ पे निकालिए। तो मोलर अनुपात जब यहाँ पे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1:5। ठीक है, और यहाँ पे 2:5 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 3:5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो यौगिक बनेगा ना, यौगिक क्या बनेगा? A3 और यहाँ पे B5 बनेगा। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है? किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का गलत युग्म कौन सा है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका गलत युग्म रहेगा। ठीक है, एन बराबर 1 है, एल बराबर यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन एल बराबर यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक, एल बराबर जब यहाँ पे 0 होगा तभी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के 2.3 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? आपको ये बताना है। सोडियम के 2.3 ग्राम पे कितने परमाणु होंगे? आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 2.3 है, 2 यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। और एन, जो आपका परमाणु Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। तो यहाँ पे मैंने 23 कर दिया। तो जब आप इसे भाग देंगे ना इसे, तो कितना आ जाएगा? 0.1 मूल आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे 0.1 मोल आ गया ना। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालनी है। तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो 0.1 मोल आया है, तो इसमें अवोगाड्रो संख्या के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अवोगाड्रो संख्या के साथ जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6.023 इंटू 10 की पावर 22। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कैसे परिवर्तित होता है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होता है दोस्तों, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका रीजन क्या है दोस्तों, नाभिकीय आवेश जो होता है बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नाभिकीय आवेश जो रहता है, आवेश नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पे जो परमाणु का आकार होता है घटने लगता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF6 अणु की ज्यामिति कैसे होती है, आपको ये बताना है। यानी कि SF6 की ज्योमेट्री कैसे होती है, आपको ये बताना है। तो कैसे होती है दोस्तों, अष्टफल की होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, आपको ये बताना है। तो क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, क्यू भी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है क्या होता है, डेल यू बराबर क्यू भी माइनस डब्ल्यू होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्थिर आयतन होता है ना, स्थिर आयतन पे क्या होता है, स्थिर आयतन पे डेल भी बराबर 0 होता है। तो जो आपका कार्य होता है ना, कार्य भी 0 हो जाता है। तो जब यहाँ पे कार्य 0 हो जाएगा तो डेल यू बराबर क्यू भी हो जाएगा। तो ये जो आंतरिक ऊर्जा रहेगी ना, क्यू भी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको इसका IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम इसका क्या रहेगा दोस्तों, आप इसे वन बाई वन सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4। किसी कौन से ऑप्शन पे है, पहले ऑप्शन पे इन है ना। तो यहाँ पे ब्यूट वन इन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, बहुलक का मान कितना है, 14 है। और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कितना है, 5 है। तो मध्यिका कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों मध्यिका। मध्यिका बराबर 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 का भाग दे देना है। आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कितना था, 2। यहाँ पे मार्च आ गया और यहाँ पे बहुलक कितना था, 14 था। यहाँ पे मैंने 14 कर दिया। बस यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 है। तो 10 और 14 को जब आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, थोड़ी सी गलती हो रही है शायद। यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 14 है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 पे जब आप 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे इसकी मध्यिका रहेगी। ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना है, 8 है। AC कितना है, 10 है। बी यहाँ पे 90 है। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बी कितना बता देगा दोस्तों, बी यहाँ पे 90 बता देगा। तो यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 90 रख दिया। ठीक है। ए यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैंने सी कर दिया। सी यहाँ ए सी कितना है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है, 8 है। तो दोस्तों आप ये बताइए। ठीक है। तो बी सी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 8 10। इसका एक ट्रिपलेट बनेगा तो यहाँ पे बी सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार यहाँ पे कितना है, 6। और ऊंचाई यहाँ पे कितनी है, 8 है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 को 32 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था। यहाँ पे 3 बारी में जाएगा ना, 6 पे जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो 3 जाएगा। तो 8 24 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग कर सकते हैं।
इसे आपको सिर्फ वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जब आप इसे ऐड करेंगे ना तो ये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, n+1 सी आर के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या है, इसे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे कॉस 2x लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब आप इसे फिर से यहाँ पे इसे जब इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 2 sin x का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। और बटे में यहाँ पे जो है ना दोस्तों, बटे में ये वाला, तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ साइन एक्स के बराबर पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने लिमिट लगा दिया। ठीक है, तो साइन एक्स कट गया, साइन एक्स कट गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, 2 cos x आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 cos 2x आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लिमिट x लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू 0। तो जब यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, cos 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 2 0 आ जाएगा, 2 × 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 × 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स अल्फा, और यहाँ पे कॉट इनवर्स अल्फा लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई/2 होती है। ये सर्वसम का है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, कॉट पाई/2 आ गया। अब कॉट पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से दोस्तों आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, यदि ए और बी दो सदिश इसलिए इस प्रकार हैं, यदि ए प्लस बी बराबर ए मॉडुलस और बी मॉडुलस हो तो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये तभी संभव है जब दोनों सदिश समान दिशा में हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, तो वहां से आप सभी लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक अवयव बताया गया है और इसका आपको क्रम पूछा गया है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इसमें कितने पंक्ति हैं, इसमें पंक्ति तो एक ही है, तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है, एक है। और यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, स्तंभ यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 × 3 का यहाँ पे ऑर्डर रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप सभी लोग को इजीली सॉल्व करना है और आप सभी लोग कर पाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, इनका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं n1 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 -1, और यहाँ पे z को यहाँ पे मैंने कर दिया। इसी तरह से n2 पे अपन क्या कर देते हैं, 1 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। cos थीटा निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 n2, और यहाँ पे n का मॉडुलस निकाल लिया, और यहाँ पर n2 का मॉडुलस निकाल लिया। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 2, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 - स्क्वायर प्लस 1 - स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरह से आपको फिर से इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, 1 स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा आखिरी पे। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, 1/2 यानी कि दोस्तों cos 60 को अपन क्या लिख सकते हो दोस्तों, पाई/3 भी लिख सकते हैं। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है, उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और उस कोण के विपरीत यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। तो उस कोण के विपरीत भुजा वाली लंबाई यहाँ पे जिसकी ज्ञात करना है, जिसकी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको साइन रूल लगेगा, a बराबर साइन a, और b बराबर यहाँ पे क्या रहेगा,
साइन बी। ये वाले फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या होता है, सी बराबर साइन सी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लिखते चलते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बी तो बताए नहीं गए हैं, साइन सी यहाँ पे कितना है, साइन सी यहाँ पे बता दिए गए हैं। सी अपने को निकालना है शायद ना, और साइन सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 है, तो यहाँ पे मैंने 90 कर दिया। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सी कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन 90, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो सी यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और अंडर रूट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। 3/2 होती है तो 2 यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12√3 आ रहा है। ठीक है, 12√3। जब आप इसे भाग देंगे इसका, तो 4√3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जैसे आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक टावर के तल से 25 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर दो क्षैतिज बिंदुओं से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, एक्स और 90 - x है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो हमने मान लिया दोस्तों टावर की ऊंचाई कितनी है, एच है। ठीक है, तो यहाँ पे 10x क्या आ जाएगा दोस्तों, 10x यहाँ पे आ जाएगा H/25। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पे हम कॉट ले लेंगे, तो कॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, H/64 यहाँ पे कॉट आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी तो ये तो जानते होंगे 10x और यहाँ पे cot x जो होते हैं ना, एक के बराबर होते हैं, तो बस आपको यहाँ पे इसका मान ही रखना पड़ेगा। तो H/25 और यहाँ पे कॉट कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे H/64 = 1। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, एच स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब आप 25 और 64 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 आ जाएगी। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 मीटर आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन पे 40 है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 निकालना है, इसके बाद आपको कॉट निकालना है। इस तरह के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और आपको ये वाले सिस्टम का पता होगी, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप सभी लोग सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, y अक्ष से किस अनुपात पर विभाजित होते हैं, आपको ये बताना है। y अक्ष पर क्या होता है दोस्तों, x बराबर 0 होता है। ठीक है, y अक्ष पर क्या होता है, x बराबर 0 होता है, तो आपको ये वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। m1x2 माइनस m2x2, यहाँ पे प्लस रहेगा सॉरी, और यहाँ पे m1 प्लस m2, ये वाले फॉर्मूले का यूज कीजिए और यहाँ पे अनुपात को आप लेके आइए। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है दोस्तों, मान निकालना है। तो m1 यहाँ पे मैंने लिख दिया, m1 m2 x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ पे मैंने -3 कर दिया। प्लस यहाँ पे दोस्तों m2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर से m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये यहाँ पे चले जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं x पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं x पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x बराबर कितना चला जाएगा दोस्तों, 0 चला जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बच गया, m1 -3, और यहाँ पे कितना बचा, m2 प्लस m2, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है ना दोस्तों, तो जब यहाँ पे हम माइनस को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2m2, और यहाँ पे आ जाएगा 3m1 आ जाएगा। तो m1 अपान m2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जब फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है। ठीक है,
यहाँ पे आपको किसी भी तरह की घात वगैरह कुछ नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4x² यहाँ पे आएगा, 4x² यहाँ पे ये आएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण तो रह ही नहीं गए ना। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, यहाँ पे x² वाली टर्म रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, और ठीक है, 2/5 भाग पानी पे, और 10 मीटर यहाँ पे पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई कितनी होगी आपको ये बताना है। तो हमने मान लिया दोस्तों खंभे की लंबाई कितनी है, एल है। खंभे की टोटल लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एल मान लेते हैं, तो 1/3 भाग कितना है कीचड़ में, तो यहाँ पे 1/3 भाग कीचड़ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो 2/5 भाग कितना है, ये पानी भाग पानी पे है, तो मैंने यहाँ पे पानी पे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 को भी जोड़ दिया, जैसे आप सभी लोग को याद रहेगा पानी पे इतना है। अब आप सभी लोग को क्या करना है दोस्तों, अब आपका आंसर आ चुका है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या करना है, एल यहाँ तरफ करेंगे तो 1/3 एल माइनस 2/5 एल, और यहाँ पे 10 तो है ही। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 37.5 मीटर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, सी की मदद से इस कार्य को वे कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 14 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने कार्य को कर देते हैं, 14 दिनों में कर देते हैं। तो आपको ये बताना है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको ये बताना है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता कितनी आ रही है, यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता 2 आ जाएगी, और इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि एबीसी में जब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना है, 3 है, तो सी यहाँ पे कितना आ रहा है, सी तो यहाँ पे एक ही आएगा ना, सी एक ही आएगा। तो ये सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 42, और यहाँ पे एक आ जाएगा, तो 42 दिनों में पूरा करने वाला है। इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी लोग समझे ना दोस्तों, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ए प्लस बी यहाँ पे कितने दिन में, इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 हो गई। ठीक है, और ए बी सी में यहाँ पे कितना है, 3 आ रहा है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि जब ए बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सी कितना आना चाहिए, सी यहाँ पे 1 आना चाहिए ना। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, 42 है। 42 में एक का जब आप भाग लगा देंगे तो ये अकेला कार्य करेगा, तो 42 दिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है कि एनपीएन का मान क्या होता है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों एन फैक्टोरियल है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आप सभी लोग को मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग कर तो लेंगे ना, कह देंगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसे आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसे आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक चॉकलेट के बराबर भाग हैं, 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू ने, ठीक, अंजू को दिया, और इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग भेजा को दे दिया जाता है। तो मंजू के पास अब चॉकलेट का कितना हिस्सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल दिया गया भाग, कुल दिया गया भाग। यहाँ पे कुल दिया गया भाग कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/4, 1/3, और यहाँ पे 1/6। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी सॉल्व कर ही लेंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे शेष भाग कितना बचा दोस्तों, शेष भाग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, शेष भाग निकालने के लिए आपको एक से इसे घटा देना पड़ेगा 3/4 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/4 यहाँ पे शेष भाग बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों 12 भागों में से आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने पार्ट थे, 12 थे, 12 पे 1/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मंजू को कितना मिला दोस्तों, 3 भाग बचे हैं मंजू के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा।
अब दोस्तों क्वेश्चन पर 47 है, जैसे आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, लॉग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी लिमिट लगा देना है, लॉग 2 और 3 और 2 लगा देना है यहाँ पे आपको, 2 और यहाँ पे 3 मैंने कर दिया। एक सेकंड, यहाँ पे आपकी जो लिमिट रहेगा ना 3 और यहाँ पे 2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉग 3/2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, साइन एक्स और कॉस एक्स का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई होता है, कई बार मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा पे एक छात्र को 10 प्रश्न दिए गए, उनमें से 7 का उत्तर देना अनिवार्य था। प्रथम 4 प्रश्नों में से किसी 3 का उत्तर देना अनिवार्य था, तो छात्र के पास कितने विकल्प थे, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप आपके यहाँ पे 3 स्थिति होती है। ठीक है, तो 3 स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 केस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहले 4 में से क्या करते हैं, 4 में से 3 और शेष 6 में से 6 में से आपको 4 चुनना है, 4 चुनना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4c3 इंटू 6c4, यहाँ पे 6c है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। इतना तो आप सभी लोग अब कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और केस 2 पे क्या हो रहा है दोस्तों, पहले 4 में से सभी 4, ठीक है, 4 में से 4 और शेष 6 में से 3 आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, C4C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 में से आपको क्या चुनना है, 3 आपको चुनना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों स्थिति को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे टोटल विकल्प कितने आ जाएंगे दोस्तों, पहली स्थिति में कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे थे, और दूसरी स्थिति में कितने आ रहे हैं दोस्तों, 20 आ रहे थे। तो आपको जब आप इसे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 80 विकल्प है छात्र के पास। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डिग्री एंड घात बताना है कि कितनी आएगी। तो यहाँ पे घात कितनी आ रही है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। तो यहाँ पे इसकी घात कितनी रहेगी, आप मुझे ये बताइए दोस्तों। तो इसकी घात क्या रहेगी, 2 रहेगी, और यहाँ पे कोटि कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे घात कितनी आई है, 2 आई है, और कोटि यहाँ पे कितनी आएगी, 4 आएगी। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों मैंने आपको इस मॉडल पेपर पे जितने भी क्वेश्चन बताए होंगे सब कुछ आपको समझ में आ गए होगा। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।